कंडीशन लगा करके ए और बी की वैल्यू बेटा क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बेटा, चल ठीक है। तो ये देखते हैं बाउंड्री कंडीशंस क्या है इसकी, ठीक है ना। ये देखते हैं बाउंड्री कंडीशंस क्या है, ये देखते हैं बाउंड्री कंडीशंस क्या है। अरे यार इसका वायर जो है, एक सेकंड रुको, तो वायर इसका उलझा हुआ है। रहने से ना थोड़ी सी मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, बात को क्या है, ठीक, क्या कह रहे थे बेटा हम, ठीक है, कि कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पार्टिकल इन बॉक्स प्रॉब्लम पढ़े थे, ठीक है ना। अब पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम में हम लोग सॉल्व कर करके कुछ, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, पोटेंशियल की वैल्यू रखी थी, पोटेंशियल वैल्यू डिफाइन की थी। उसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा था, श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने प्रॉब्लम के हिसाब से क्या किया था, चेंज किया था। कुछ मैथमेटिक्स लगाई थी, मैथमेटिक्स क्या लगाई थी, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाया था। और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाने के बाद हम लोग यहाँ तक क्या कर गए थे बेटा, पहुँच गए थे। ठीक है, अब देखिए ए और बी बेटा हमारे क्या हैं, ए और बी जो है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट हैं, ऐसे कांस्टेंट हैं जो बाई मैथमेटिक्स हमको मिले हैं। तो अगर बाई मैथमेटिक्स मिले हैं तो मैथमेटिक्स ही उसका क्या देगा बेटा, सोल्यूशन भी दे देगा। ठीक है ना। और कांस्टेंट्स की वैल्यू हम किससे निकालते हैं, बाउंड्री कंडीशन से। लिखिए लिखिए इसमें, लिखिए लिखिए, द बाउंड्री कंडीशन आर, द बाउंड्री कंडीशंस आर, द बाउंड्री कंडीशंस आर, the boundary conditions are, the boundary conditions are at x is equal to 0, at x is equal to 0, this implies that x is equal to 0, this implies that at x is equal to 0, this implies that x is equal to 0 and x is equal to Lx is equal to xx is equal to 0। बात समझ में आ रहा है क्या लिखा आपने, बात समझ में आ रहा है आपने क्या लिखा है, समझिए पहले आप। बाउंड्री के बाहर आप पार्टिकल का बिहेवियर बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपकी कंडीशन ऐसी है। आप कंडीशन को देखेंगे पोटेंशियल को, तो बाउंड्री के बाहर जो पोटेंशियल है वो क्या है आपका, अनडिफाइंड है। और अगर पोटेंशियल आपका अनडिफाइंड है तो क्या पार्टिकल का बिहेवियर आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। ठीक, बाउंड्री के अंदर पार्टिकल क्या है बेटा हमारा, बाउंड्री के अंदर पार्टिकल हमारा क्या बेटा, फ्री पार्टिकल है। पर एग्जैक्टली बाउंड्री पर क्या होगा, बस समझिए एग्जैक्टली बाउंड्री पर क्या होगा। बाउंड्री हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू Lx। एग्जैक्टली बाउंड्री पर हमारा क्या होगा, उसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन ये अप्लाई करते हैं कि जब हम एग्जैक्टली बाउंड्री पर होंगे तो वेव फंक्शन की वैल्यू बेटा किसके इक्वल हो जाएगी, 0 की। अब देखिए बाउंड्री जो है वो डिसाइसिव पॉइंट है ना, बाउंड्री डिसाइसिव वो एक लिमिटिंग पॉइंट है ना, मतलब लिमिटिंग पॉइंट है, वो एक सीमा बना रहा है, एक आपका क्या बना रहा है, बाउंड्री बना रहा है। अब एग्जैक्टली बाउंड्री पे ना आप इधर हैं ना आप इधर हैं। जैसे एलओसी होती है, एलओसी होती है ना, एलओसी किसकी होती है, ना इंडिया की ना पाकिस्तान की, दोनों की है वो। ठीक है ना। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से जो बाउंड्री है वो क्या है, पार्टिकल इन अ बॉक्स, मतलब डब्बे के अंदर भी है, डब्बे के बाहर भी है। तो एग्जैक्टली बाउंड्री पर जो होगा, एग्जैक्टली बाउंड्री पर हम पार्टिकल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। मतलब क्या, पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा बेटा वो क्या होगा, 0 होगा। यही हमारी क्या होती है बेटा, बाउंड्री कंडीशन होती है। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं वेव पैकेट, ऐसे नहीं, यहाँ पे तो क्या डिफाइंड बाउंड्री है, कभी कभी इसी को हम लोग लिखते हैं वेव पैकेट इनफाइनाइट, वेव पैकेट वैनिशेस एट इनफाइनाइट बाउंड्री। हमने एक दिन आपको समझाया था कि नॉर्मलाइजेशन की एक और कंडीशन, समझाया थे नहीं समझाया थे, तो हमने समझाया था कि नॉर्मलाइजेशन की एक और कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि जब हमारा x, y और z ये तीनों किसको टेंड कर जाए बेटा, इनफाइनाइट को,
तो साई किसको टेंड कर जाता है बताइए, जीरो को। साई किसको टेंड कर जाता है बताइए, जीरो को। साई किसको टेंड कर जाता है बताइए, जीरो को। एक्स वाई जेड अगर इनफाइनाइट हो गया तो साई किसको टेंड कर जाता है बताइए, जीरो को। इसी के लिए एक वर्ड यूज होता है क्या, वेव पैकेट वैनिशेस एट इनफाइनाइट बाउंड्री, ठीक है ना। तो जब बाउंड्री इनफाइनाइट लेंगे हम तब भी वेव फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, जीरो। और यहां पर एग्जैक्टली बाउंड्री पे, इस स्पेशल पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एग्जैक्टली बाउंड्री पे वेव फंक्शन बेटा हमारा क्या है, जीरो। मतलब एग्जैक्टली बाउंड्री पे पार्टिकल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हम नहीं निकाल पाएंगे, चाहे वो ओ हो चाहे एलएक्स हो। ओरिजिन से लेकर के एलएक्स तक, ओरिजिन पे भी हम नहीं निकाल पाएंगे एक्स इक्वल टू जीरो पे भी, और एक्स इक्वल टू एलएक्स पे भी पार्टिकल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हम नहीं निकाल सकते। और यही इस प्रॉब्लम में बेटा क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन होता है, ठीक है। चलिए आइए इसको यूज करके ए और बी की वैल्यू निकाल देते हैं। लिखिए 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 बाय इक्वेशन 16, बाय इक्वेशन 16, बाय इक्वेशन 16, बाय इक्वेशन 16, बाय इक्वेशन 16 वी गेट, बाय इक्वेशन 16 वी गेट। इक्वेशन 16 से क्या मिलेगा बताइए, पहली वाली बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। पहली वाली बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू बेटा जब उसमें जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, ए मल्टीप्लाइड बाई जीरो प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई वन। x बराबर जीरो पे x की वैल्यू किसके इक्वल बताइए, जीरो के। तो ये क्या आ गया बेटा बताइए, जीरो। तो यहां से b बराबर b किसके इक्वल आ गया बताइए, जीरो के। b बराबर किसके इक्वल आ गया बेटा बताओ, जीरो। b बराबर किसके इक्वल आ गया, जीरो के। मतलब लिखिए देन बाई अगेन बाई इक्वेशन 16 दिस ऐसे लिखिए, दिस इंप्लाइज दैट x आपका क्या निकल करके आ गया, x आपका निकल करके आ गया a साइन के एक्स छाप दीजिए। एलेक्स जो होता है वो लेंथ होता है। जैसे ये कमरा है ना, इसकी लेंथ है, तो लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे, एक पॉइंट ओरिजिन मानेंगे और एक पॉइंट कहीं आखिरी होगा, तो एलेक्स जो है वो ये आखिरी पॉइंट होता है। नहीं नहीं नहीं, एंगुलर मोमेंटम नहीं, वो एलेक्स क्या है, आखिरी पॉइंट है, एंगुलर मोमेंटम नहीं। वो नोटेशन यार ऐसा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, नोटेशन ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा, एंगुलर मोमेंटम नहीं, वो पॉइंट है वो, है ना। चलिए चलो आगे लिखो, फिर आगे लिखो, फिर लिखिए आगे, लिखिए लिखिए, हाँ लिखिए, ऐसे लिखिए अगेन 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 पुट x is equal to Lx in equation 16 we get, again put x is equal to Lx in equation 16 we get। क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा बताइए, लेफ्ट हैंड साइड फिर क्या हो जाएगा आपका जीरो, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा बताइए, इक्वेशन 16 नहीं, आप क्या कर देंगे इसको, इक्वेशन कितना बनाना बेटा बताओ, ये इक्वेशन कितना बनेगा, 16 बन गया था, इसको 17 बना दीजिएगा और इसको क्या बना देंगे बेटा बताओ, 18। कितना बना देंगे, 18, ठीक है 18 बना देंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, इक्वेशन 18, ठीक है। तो क्या मिलेगा बताइए, जीरो इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा आपका, ए साइन के एक्स एल एक्स, ठीक है। चलिए ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, हाँ एक्स इक्वल टू एल एक्स रखेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ जीरो बराबर है, x बराबर एल एक्स पे x की वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के ना, छाप दीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर लिखिए, फॉर सॉल्यूशन, फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए आपका a इज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए बताइए, जीरो के। भाई सॉल्यूशन के लिए a की वैल्यू आपकी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि समझिए अगर a बेटा आपका जीरो हो जाएगा तो ओवरऑल वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। और ओवरऑल वेव फंक्शन जीरो होने का मतलब है कि पार्टिकल आपका डब्बे के अंदर है ही नहीं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन निकाल पाना उसके बारे में, पार्टिकल आपका डब्बे के अंदर है ही नहीं।
और क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं, कि आप जान रहे हैं कि पार्टिकल को हमने डब्बे में फंसा लिया है, पार्टिकल को एक डब्बे में आपने बॉक्स में क्या कर लिया है? फंसा लिया है, ठीक है ना। तो अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो ए तो जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि बी ऑलरेडी जीरो हो चुका है, बी ऑलरेडी जीरो हो चुका है। अब ए भी अगर जीरो हो जाएगा तो बी यहाँ से जीरो, ए यहाँ से जीरो, तो एक्स एक्स जीरो हो गया ओवरऑल। और एक्स जीरो होने का मतलब क्या है कि डब्बे के अंदर पार्टिकल आपका है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो सोल्यूशन के लिए ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो ए अगर आपका जीरो नहीं होगा तो किसको जीरो होना पड़ेगा बेटा? बताओ। साइन के एक्स एल एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होना पड़ेगा? बताइए, जीरो के। और साइन के एक्स एल एक्स बराबर जीरो हो गया तो ये किसके इक्वल होगी? बताइए, साइन एन एक्स पाई। कैसे लिख सकते हैं क्या हम? साई एन एक्स पाई कैसे लिख सकते हैं क्या हम? भाई एन 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से क्या मिलेगा बताइए? यहां से हमको मिलेगा के एक्स एल एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पाई, ठीक है ना। और यहां से के एक्स बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? बताओ। के एक्स बराबर आपका आ जाएगा एन एक्स पाई बाई एल एक्स, ठीक है। छाप दीजिए। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा? बताओ। 18। इसको बना देंगे आप 19, ठीक है ना। और इसको डब्बे में कर लीजिए, ठीक है ना। लिखिएगा वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। चलिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आसान है। यहां तक लिखिए, फिर बताते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए समझिएगा पहले, आप देखिए समझिएगा पहले, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, ठीक है। मेरी बात ध्यान से आप समझिएगा, देखिएगा। देखिए, जब आप प्रॉब्लम के एनालिसिस कर रहे थे, है ना, तो kx के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं था, क्योंकि kx आपने खुद से माना था। kx आपने क्या खुद से माना था? kx हमारा क्या कांस्टेंट है, और मानते हैं हम कांस्टेंट क्या है? kx है। जब आपने लिखा था, लाइन यही लिखा था कि फला इक्वेशन, फला एक तरफ x पे डिपेंडेंस है, एक तरफ y और z पे डिपेंडेंस है, और तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड क्या हो? कांस्टेंट हो। और उस कांस्टेंट को आपने कितना माना था? kx माना था, ठीक है। तो क्या kx के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको थी कि kx क्या है? नहीं थी। पर यहां देखिए kx आपका क्या हो गया? सॉल्व हो गया। भाई nx की चॉइस आपके हाथ में है, n बराबर 0 ले सकते हैं आप, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। और lx देखिए आपको गिवन है, और पाई ऑलरेडी क्या है? कांस्टेंट है। तो आप निकालने तो चले थे a की वैल्यू, पर मिल कौन गया बेटा? kx, है ना। kx भी आपका ऐसा कांस्टेंट था जिसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, पर अल्टीमेटली kx की वैल्यू भी क्या हो गई? आपको मिल गई, है कि नहीं? भाई kx के बारे में कोई इंफॉर्मेशन थी क्या आपको? नहीं थी। kx क्या है आपको कोई पता नहीं था, तो देख kx आपका निकल करके यहाँ पे क्या हो गया? आ गया, और नॉन टर्म्स में आया है। यन की सिलेक्शन आपके हाथ में है, यल जो है वो गिवन है, और पाई तो कांस्टेंट ही है। बात समझ में आ रहा है? तो kx भी देखिए आपको क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अभी a आपका सॉल्व नहीं हुआ है, a को भी हम क्या कर लेंगे बेटा? सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लिखिए आगे, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, लिखिए लिखिए लिखिए। यूजिंग इक्वेशन 19, यूजिंग इक्वेशन 19, यूजिंग इक्वेशन 19, यूजिंग इक्वेशन 19 इन इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 19 इन इक्वेशन 18, in equation 18 we get, using equation 19 in equation 18 we get, चलिए लिखिए। एक्स एक्स किसके इक्वल आ गया आपका? बताइए। a साइन के एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? बताइए। एन एक्स पाई बाई एल एक्स एक्स के, छाप दीजिए।
ठीक है बेटा। चलिए इसको इक्वेशन कितना बना देंगे आप, 20 बना दीजिए, 20 बना दीजिए, ठीक है। और लिख लीजिएगा n इज इक्वल टू एन एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए क्लियर होगा, आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू अभी तक आपको नहीं पता है, ठीक है ना, a की वैल्यू अभी तक आपको नहीं पता है। तो जब हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपको बताई थी, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कराए थे एग्जाम्पल। उसमें देखिए एक एग्जाम्पल इस तरीके से था, क्या एग्जाम्पल इस तरीके से था जिसमें आपको इस तरह से वेव फंक्शन गिवन था और आपको a की वैल्यू निकालनी थी। यही सेम एग्जाम्पल भी होगा, इसी जैसे सेम नहीं होगा तो मिलता जुलता होगा। वहाँ पर आपको a की वैल्यू क्या करनी थी, निकालनी थी, ठीक है ना। तो लिखिए सिंस वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, सिंस वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, सिंस वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, hence their component, since their component, एक काम करिए, since wave function psi is normalized करिए, तो since wave function psi is normalized, hence its component ऐसे लिखिएगा, hence its component xx is also normalized, xx is also normalized, xx is also normalized, ठीक है ना। फिर लिखिए फ्रॉम नॉर्मेलिटी कंडीशन, फ्रॉम नॉर्मेलिटी कंडीशन, फ्रॉम नॉर्मेलिटी कंडीशन, फ्रॉम नॉर्मेलिटी कंडीशन, फ्रॉम नॉर्मेलिटी कंडीशन। नॉर्मेलिटी कंडीशन से क्या मिलेगा बताइए, 0 से Lx मॉड x का होल स्क्वायर dx किसके इक्वल आ गया बताइए, 1 के। चलिए ठीक है बेटा, 0 से Lx मॉड x dx इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बताइए, 1 के। एंड दिस इंप्लाइज दैट, क्या मिल गया बताओ बेटा, क्या मिल जाएगा बताइए, मॉड x का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 0 से Lx मॉड x का स्क्वायर मतलब कितना बताओ, a स्क्वायर साइन स्क्वायर nx पाई x बाई Lx dx किसके इक्वल आ गया बताइए, 1 के। ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, a स्क्वायर बाई 2 0 से Lx 1 माइनस कॉस 2 nx पाई x बाई Lx, ठीक है, dx इज इक्वल टू किसके इक्वल बताइए, 1 के। ए स्क्वायर बाई 2 0 से Lx dx माइनस 0 से Lx cos 2x पाई x बाई Lx। ठीक है। अब देखिए इस अच्छा इक्वल टू 1 भी लिखते रहिएगा। इस इंटीग्रल को बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, 0 के। आप करके देख लीजिएगा भाई, कॉस की जगह पे साइन आ जाएगा आपका, ठीक है ना। 0 रखेंगे तो साइन 0 0 और Lx रखेंगे तो Lx कट के 2n पाई भी क्या होता है, 0, है ना। ले दे करके साइन वाइन आपका सारा टर्म 0 हो जाएगा। क्या बचेगा बताइए, क्या बचेगा, a स्क्वायर बाई 2 Lx किसके इक्वल बताइए, 1 के। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा बताओ,
ए स्क्वायर बराबर किसके इक्वल आ गया आपको बताइए, 2/LX के, और ए बराबर किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 2/LX के। छाप दीजिए। ट्वेंटी हो गया, 21। आसान है कि नहीं? ठीक ही है सर, अभी अभी तो चल रहा है गाड़ी, देखा जाएगा आगे। हाँ, इक्वेशन नहीं गिना आता बेटा थर्ड ईयर में। इक्वेशन थर्ड ईयर में गिनना ही चाहिए, अब शगुन होता है। वो आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जैसे हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, मेरे हिसाब से क्वांटम मैकेनिक्स में जो 6-7 प्रॉब्लम आपके सिलेबस में है, उनमें सबसे आसान प्रॉब्लम आपका ये है। सबसे आसान प्रॉब्लम आपका ये है। मेरी जो छः प्रॉब्लम है आपके सिलेबस में। हाँ, 2 ये प्रॉब्लम हो गया, हाइड्रोजन ब्रिज रोटेटर, रेक्टेंगुलर बैरियर, पोटेंशियल स्टेप। हाँ, 6 प्रॉब्लम है। 6 प्रॉब्लम आपके सिलेबस में है, और 6 प्रॉब्लम में सबसे आसान मेरे हिसाब से आपका ये केस है। इसीलिए हम इससे शुरू करते हैं, ताकि आप समझे पहले करना क्या है। बात समझ आया ना? ताकि आप समझे पहले करना क्या है। जब आप समझेंगे ही नहीं तो दिक्कत होती है फिर। ठीक है, इसलिए हम इससे स्टार्ट करें, ताकि आप समझिए पहले करना क्या है। देखिए, समझना इंपॉर्टेंट है कि हो क्या रहा है। जब आप समझेंगे कि हो क्या रहा है, तब दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली ना चीज़ों को आपको इसमें तो पूरा कैलकुलेशन करके हमने दिखा दिया। इसके बाद वाले जो प्रॉब्लम्स होंगे उनमें कहीं कहीं सोल्यूशन और डायरेक्टली यूज करेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो प्रॉब्लम होगा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसमें ये अप्रोच नहीं है, उसमें अप्रोच बदल जाता है। यहाँ पे 3 डायमेंशन डिफरेंशियल इक्वेशन था, वहाँ 1 डायमेंशन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और उस 1 डायमेंशन डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, वो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपके पार्ट पेपर 1 में है। ठीक है, तो आपको अभिनव सर या कोई पढ़ाएगा आपको। ठीक, पेपर 1 में है वो सोल्यूशन आपका। तब अब यहाँ पर तो आप पूरा सॉल्व करेंगे नहीं, तो अब क्योंकि पेपर 1 में आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होते हैं उसको, इस वजह से उसका सलूशन हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देते हैं बेटा, यूज कर देते हैं। है ना? बात समझिएगा कि जैसे ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देता है क्वांटम मैकेनिक्स में, और अगर वो आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ है, तो आप डायरेक्टली उसका क्या लिख देते हैं बेटा, सलूशन। कि भैया ये डिफरेंशियल इक्वेशन, फला डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ये सलूशन होता है, और इस सलूशन से हम ये वेव फंक्शन लिख सकते हैं। अब बात समझ आ रही ना? ये सलूशन होता है, इस सलूशन में हम ये वेव फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है, तो वहां पर आपको डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा। हमने आप बीएससी थर्ड ईयर में हम आपसे बार बार शुरू से चिल्लाते आ रहे हैं कि भैया देखिए, बीएससी थर्ड ईयर में स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, पर फाइनल रिजल्ट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जब आपसे कहते हैं नहीं आ रहे कि स्टेप आप उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। तो इसीलिए याद होना चाहिए फाइनल रिजल्ट, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन को हटाना ही पड़ेगा आपको। सीधे सीधे क्या मायने रखेगा बेटा, रिजल्ट। और रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, रिजल्ट आपको एकदम याद होना चाहिए। रिजल्ट लिखने में अगर आप गलती कर देंगे तब नंबर आपका घटेगा। स्टेप अगर आप एक दो उड़ा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन मतलब लगाइए, सीधे दे दीजिए कि यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ए की वैल्यू इतनी आती है, आपको याद है तो आप मत दिखाइए स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लिखिए यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वी कैन कैलकुलेट ए एंड द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन बाय फला, काम खत्म। पर रिजल्ट याद रहेगा तब तो। अब उसी में कंफ्यूज है तो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन करते रहिए फिर। बात समझ आना? फाइनल रिजल्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, और उसी पे नंबर मिलना है आपको। और ये मान के चलिए, अगर क्वांटम मैकेनिक्स आपने कायदे से पढ़ लिया है तो इस पेपर में 35 से कम नंबर तो नहीं आता आपका 50 में। 50 में 35 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। अगर ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपने अटेम्प्ट किए हैं तो 50 में 35 नंबर आपका आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस जैसे बता रहे वैसे चलिए, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे आप, एक तो वैसे ही नहीं हो पर लगाएंगे नहीं। ठीक है बेटा, चलो लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखिए यूजिंग इक्वेशन 21, यूजिंग इक्वेशन 21, यूजिंग इक्वेशन 21, यूजिंग इक्वेशन 21 इन इक्वेशन 20, यूजिंग इक्वेशन 21 इन इक्वेशन 20, इन इक्वेशन 20 वी गेट, यूजिंग इक्वेशन 21 इन इक्वेशन 20 वी गेट।
क्या मिलेगा बताइए? ठीक है, चलिए छाप दीजिए। ठीक है, अब देखिए वेव फंक्शन आपको मिल गया है कि नहीं भाई? वेव फंक्शन जो आपका अननोन था उसका एक्स वाला कंपोनेंट क्या हो गया बताइए? आपको मिल गया। एक्स वाला कंपोनेंट क्या हो गया बेटा? आपको मिल गया। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा बताओ तो? 22। ठीक है ना? फिर लिखिए सिमिलरली, लिखिए सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली, सिमिलरली we can write, similarly we can write क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ हम? वाई वाई किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? 2/Ly साइन और कितना बताइए? ny पाई वाई Ly। ठीक है ना? और z कितना बताइए? 2/Lz साइन nz पाई z बाई Lz। छाप दो इसको इक्वेशन 22, ये इक्वेशन 23 और ये इक्वेशन कितना बताओ बेटा? 24। छाप दो। ठीक है ना बेटा? चलिए फिर लिखिए, आगे 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 लिखिए, लिखिए। नाउ यूजिंग इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 22, 22, 23 एंड 24, यूजिंग इक्वेशन 22, 23 एंड 24, कॉपी देना जरा। यूजिंग इक्वेशन 22, 23 एंड 24, यूजिंग इक्वेशन 22, 23 एंड 24, in equation 4, in equation 4, in equation 4, in equation 4, in equation 4 we get, इक्वेशन 4 में बेटा साई की क्या वैल्यू है बताइए? साई बराबर किसके? आपका x के, y के, z के। साई बराबर किसके? आपका x के, y के, z के। ठीक है, आइए रख देते हैं इसमें वैल्यू। साई आपका यही है ना, यही इक्वेशन नंबर 4 है आपका। आइए वैल्यू रख देते हैं। क्या मिलेगा बताइए? साई बराबर क्या मिलेगा आपका? साई बराबर क्या मिलेगा आपका? साई बराबर आपको मिलेगा, रुकिए हम लिख रहे हैं, हम एक साथ लिख देना है। ठीक है, बड़ा सा वेव फंक्शन आएगा आपका, हम एक साथ लिख देना है। बड़ा सा वेव फंक्शन आएगा, हम एक साथ लिख देना है। चलिए देखिए क्या मिलेगा बेटा बताओ? क्या मिलेगा बताइए? साई nx ny nz है ना, x y z। ठीक है, क्या मिलेगा बेटा बताओ? यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा। ठीक है, क्या मिलेगा बताइए? पहले x की वैल्यू लिखेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? √2/Lx, y लिखेंगे √2/Ly, z लिखेंगे √2/Lz। तो उसको हम पहले ही बाहर ले लेते हैं और 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा आपका? 8/Lx Ly Lz। ठीक है ना? और क्या मिलेगा बताइए? साइन, साइन और क्या बताइए? साइन nx पाई x बाई Lx साइन ny पाई y बाई Ly। ठीक है, और क्या बताइए? साइन, और क्या बेटा? साइन nz पाई z बाई Lz। छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए। इसको आप डब्बे में कर लें। किस में कर लें बेटा बताओ? डब्बे में।
इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा बताओ इसको? 25। कितना बना 25। ठीक है चलिए वेयर एन एक्स एन वाई एन जेड किसके इक्वल हो जाएगा? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। छाप दीजिए। ठीक है चलिए 25। ठीक है चलिए आगे लिखिए। फिर लिखिए आगे, लिखिए दिस गिव्स द normalized wave function. This gives the normalized wave function for particle in a box. This gives the normalized wave function for particle in a box. For particle in a box. For particle in a box. This gives the normalized wave function for particle in a box. ठीक है चलिए। ठीक है बेटा चलिए, आसान था है ना। चलिए आइए अब देखिए, वेव फंक्शन की वैल्यू हमको मिल गई। अब क्या निकालना बेटा हमको? एनर्जी। ठीक है ना। तो एनर्जी के लिए आप क्या लिखेंगे? लिखिए सिंस के एक्स बराबर कितना, नहीं सिंस, या ऐसे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन। के एक्स की वैल्यू किस इक्वेशन में आई थी? 19 था क्या? देखिए तो के एक्स की वैल्यू 19 में आई थी क्या? फ्रॉम इक्वेशन 19 वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन 19 वी कैन राइट। इक्वेशन 19 से क्या मिलेगा बताओ बेटा? तो के एक्स बराबर किसके इक्वल रहेगा? एन एक्स पाई बाई एल एक्स के। ठीक है ना। सिमिलरली ये इक्वेशन 19 आपका था ही था। ठीक है ना। और सिमिलरली के वाई बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ? तो एन वाई पाई एल वाई के। एंड के जेड बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बताओ बेटा? तो एन जेड पाई एल जेड के। ठीक है। इक्वेशन कितना बना देंगे आप बताइए? 20। और यहाँ कितना हो जाएगा बताओ? 21। कितना हो जाएगा? 21। ठीक है। फिर लिखिए यूजिंग इक्वेशन 19 20 एंड 21। 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 in equation 12 we get इक्वेशन 12 क्या है बेटा आपका बताइए? तो इक्वेशन 12 बेटा आपका E इज इक्वल टू किसके इक्वल है? h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m और कितना बेटा बताओ? के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। यही है ना इक्वेशन नंबर कितना? 12। यही ना इक्वेशन नंबर 12। तो 19 20 21 को इक्वेशन 12 में रख देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। क्या मिलेगा देख लीजिए आप, क्या मिलेगा बेटा बताओ? तो क्या मिलेगा? वेव फंक्शन मिटा देते हैं, वेव फंक्शन का काम खत्म हो गया। क्या मिलेगा बताइए? क्या मिलेगा देखिए, क्या मिलेगा बेटा? ई एन एक्स एन वाई एन जेड किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ? तो किसके इक्वल आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m है ना। और के एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? के एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका बताइए? एन स्क्वायर एक्स पाई स्क्वायर एल एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई पाई स्क्वायर एल वाई
स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जेड पाई स्क्वायर एल जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको और कॉमन लेते हैं, पाई स्क्वायर तो क्या मिलेगा बताइए, क्या मिल जाएगा बेटा बताओ तो। क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा बेटा, क्या मिलेगा बताइए, ई एन एक्स एन वाई एन जेड किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m है ना, एन एक्स स्क्वायर बाई एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बाई एल वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर बाई एल जेड स्क्वायर। छाप दीजिए। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बताइए, 30 46 20 26 बनेगा, 26 हम क्या 36 कहाँ बन गया भाई, 36 तो उसमें बनता है, बाकी 36 34 बन सकता है इसमें भी, पर हमने इक्वेशन घटाया है, 36 34 बन सकता है, 40 तक जा सकते हैं इसमें भी, 40 इक्वेशन हाँ जाएंगे इसमें भाई, हाँ मतलब जा सकते हैं हम 40 इक्वेशन तक हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बीएससी थर्ड ईयर में आप 50 इक्वेशन तक जाएंगे, जा सकते हैं, बीएससी थर्ड ईयर में आप 50 इक्वेशन तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब थर्ड ईयर में आ गए ना यार, देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर आपका 15 इक्वेशन होता है, बीएससी सेकेंड ईयर आपका 20 इक्वेशन होता है, 20 से 25 होता है, और ये आपका सीधे 50 इक्वेशन तुरंत डबल है ना बेटा। चलिए लिखिए, दिस गिव्स द total energy of particle in a box, this gives the total energy of particle in a box। ठीक है ना, चलिए ठीक है, फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, फॉर क्यूबिकल बॉक्स क्या हो जाएगा, Lx बराबर Ly बराबर Lz बराबर Lk। फॉर क्यूबिकल बॉक्स Lx बराबर Ly बराबर Lz बराबर Lk, क्यूबिकल बॉक्स से आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मतलब क्यूबिकल बॉक्स के लिए तीनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, और इक्वल के लिए आपने कितना मान लिया बेटा, L मान लिया है। ठीक है, लिखिए देन बाय इक्वेशन वेव फंक्शन वाला कितना 25 था, नहीं कितना था, देखिए ध्यान से, वेव फंक्शन वाला इक्वेशन कितना था, वेव फंक्शन वाला टोटल जो मेन वेव फंक्शन आया था, पूरी बाबा रे, के वाई की वैल्यू तब तो गलत हो जाएगी ना यार, के वाई कितना बना दिया आपने, अरे यार समझिए पहले, के एक्स जैसे वेव फंक्शन जो आया था आपका, उसको आपने इक्वेशन नंबर कितना बनाया था, 25 बनाया था। ठीक है ना, तो के एक्स की वैल्यू जो आई थी उसको तो हमने 19 लिया था, तो के वाई की वैल्यू जो आई थी उसको आप 26 कर दीजिएगा। हाँ तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि 20 तो आप ऑलरेडी पीछे बना चुके हैं, इसको 26 कर दीजिएगा, इसको केजेड कर दीजिएगा तो 27 हो जाएगा ये। ठीक है ना, और तब जा करके ये 28 हो जाएगा, बात समझिएगा। हाँ ठीक है ना, समझिए पहले, साई बराबर 25 लिया था आपने, और इक्वेशन 19 आपका के एक्स था। ठीक है, तो इक्वेशन 19 के बाद आप के वाई की वैल्यू लिख रहे हैं, तो के वाई जो बन रहा है वो 25 के बाद बन रहा है ना, तो उसको 26 कर दीजिएगा। ठीक है, फिर के जेड की वैल्यू को 27 कर दीजिएगा, फिर इसको 28 कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब ठीक है ना, चलिए अब लिखिए, फॉर क्यूबिकल बॉक्स फ्रॉम इक्वेशन 25 वही हम क्यों गड़बड़ हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 25 एंड 28 वी गेट। चलिए इक्वेशन 25 से क्या मिलेगा बताइए,
फ्रॉम इक्वेशन 25 वी गेट क्या मिलेगा बताइए, साई एन एक्स एन वाई एन जेड बराबर किसके हो जाएगा बताइए, √8/L³ साइन एन एक्स पाई एक्स बाई एल साइन एन वाई पाई वाई एल और कितना बताइए, साइन एन जेड पाई जेड एल। छाप दीजिए इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा बताओ, 29 डब्बे में कर दीजिए। हाँ डब्बे में करना पड़ेगा बेटा, बड़ा बड़ा है, डब्बे में करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, डब्बा बड़ा बना लीजिएगा। पार्टिकल इन बॉक्स टाइटल ही है इसका, तो डब्बे कमी है क्या अपने पास, 29। चल ठीक है बेटा, एंड ई एन एक्स ई एन वाई एन जेड किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ तो, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m_L³ की एल स्क्वायर होगा ना, 2m_L² होगा ना, एल स्क्वायर ठीक है। और कितना बताइए, nx² प्लस ny² प्लस nz का स्क्वायर। छाप दीजिए। इक्वेशन कितना बना लेंगे आप इसको, 30। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़िए चलिए लिखिए द नेचर ऑफ, पैराग्राफ लिखिए द नेचर ऑफ वेव फंक्शन, द नेचर ऑफ वेव फंक्शन in a box along x-axis with energy can be easily understood by देखिए क्या हो जाता है, मिटा देना इसको। ठीक है चलिए एक ग्राफ है छोटा सा बना लीजिए, कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाई बिलो फिगर कर लीजिए, कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाई बिलो फिगर। ठीक है एक छोटा सा ग्राफ है बना लीजिए। ठीक है हालांकि अब कुछ भी छोटा नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स में, छोटे वाले दिन गए, अब सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है इधर आपका x हो गया बेटा, इधर आपका क्या हो गया बताइए, x। ठीक है चलिए x बराबर किसके इक्वल आ गया बताइए, 0 के। ठीक है ना, फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, x बराबर किसके इक्वल हो गया, Lx/2 के। फिर क्या मिल जाएगा बेटा आपको, ये पॉइंट बताइए, x बराबर Lx। ठीक है चलिए, अरे यार दूर हो गया ना, थोड़ा और पास बना देते हैं, थोड़ा और पास सिमेट्रिकल, थोड़ा और पास बना देते हैं।
ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका पहला स्टेट है, ये आपका पहला स्टेट है n बराबर 1 के लिए। nx की वैल्यू कितनी ले लेंगे बेटा बताओ? 1 भाई x की वैल्यू कितनी है आपकी? x आपका किसके इक्वल है? √2/lx साइन nx पाई x/lx के, ठीक है ना। चलिए तो देखिए x बराबर 0 पे और lx पे, जाहिर सी बात है वेव फंक्शन क्या है आपका? 0 है, तो यहाँ भी 0 है और यहाँ भी क्या है बेटा? 0 है, ठीक है ना। और n बराबर 1 पे या nx बराबर 1 पे आपको क्या मिलेगा? E1 कितना मिलेगा बेटा हमको E1 मिल जाएगा, E1 हमको मिल जाएगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m। ये एनर्जी की वैल्यू है ना, 2m lx का स्क्वायर, ये एनर्जी की वैल्यू है आपकी, ठीक है। चलिए अब देखिए आप समझिएगा पहले। x बराबर 0 पे, x बराबर lx पे वेव फंक्शन 0, मतलब यहां मिलेगा और यहां मिलेगा पॉइंट, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब x बराबर आप lx/2 रखेंगे, ठीक है ना, x बराबर कितना रखेंगे आप? lx/2, तो lx/2 कितना हो गया? 2 से 2 कितना हो गया बेटा? कितना हो गया बताइए भाई? देखिए x बराबर आप कितना रखेंगे? lx/2, ठीक है ना, तो lx कैंसिल हो गया और n बराबर कितना लिया आपने? 1, तो कितना आ गया आपका? पाई/2 मतलब क्या? साइन की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कितनी मिलेगी आपको? साइन की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कहीं यहाँ कहीं आपको मिलेगा, यहाँ कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स को ऐसे क्या कर, थोड़ा सा और छोटा बना देते हैं, 3 पॉइंट्स को आप ऐसे करें, क्या कर दीजिए बेटा? 3 पॉइंट्स को मिला दीजिए, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है आपकी? ये आपकी वैल्यू है बेटा x1 की, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब nx बराबर 2 लेना है, तो E2 बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? E2 बराबर आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब कितना बताइए? 2 का स्क्वायर मतलब कितना बताइए? 4, या 2 का स्क्वायर ही रहने दीजिए यहाँ पे, 2 का स्क्वायर फिर कितना बताइए? 2 का स्क्वायर फिर कितना? 2 का स्क्वायर फिर कितना बताइए? पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m/lx का स्क्वायर, ठीक है ना। और x की वैल्यू बेटा कितनी थी यहाँ पे? देखना इधर, √2/lx साइन nx पाई x/lx, यही था क्या? यही था ना भैया। अब बताइए आप, जब x बराबर 0 रखेंगे आप, तब वेव फंक्शन क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। x बराबर lx रखेंगे तब भी वेव फंक्शन क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए, x बराबर जब lx/2 रखेंगे आप, x बराबर lx/2 रखेंगे तब क्या मिलेगा? आइए देखते हैं। x बराबर यहाँ lx/2 रखा आपने, 2 से 2 कैंसिल हो गया, lx कैंसिल हो गया, और n बराबर किसके? 2 के है, तो 2 से 2 भी क्या हो गया आपका? कैंसिल, तो क्या बचा? साइन पाई, मतलब x इज इक्वल टू lx/2 पे भी वेव फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा बताओ? 0, क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब देखिए, जब x बराबर, अब देखिए यहां पे क्या होगा? x बराबर lx/4 रखेंगे, जब आप x बराबर lx/4 रखेंगे तो क्या मिलेगा वहां पे? साइन पाई/2 मिलेगा, आप रख के देख लीजिएगा। जब साइन पाई/2 मिलेगा तो वेव फंक्शन कैसा हो? कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है बेटा। चलिए छाप दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, और सिमिलरली आप कंक्लूजन से ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का फिर से मिलेगा यहाँ पे, बना लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सिमेट्रिकल बनाइएगा, ऐसे करके जाएगा ये, ऐसे करके जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये x2 हो गया आपका, ये क्या हो गया बेटा? x3, और यहाँ पे nx बराबर कितना ले लेंगे आप? 3, तो E3 बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? 3 का स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर 2m/lx स्क्वायर,
छाप दीजिए। लिखिए लिखिए फ्रॉम द कर्व, लिखिए जल्दी पहले लिखिए फिर बनाते रहेगा इसको। लिखिए फ्रॉम द कर्व वी सी दैट, फ्रॉम द कर्व वी सी दैट, फ्रॉम द कर्व वी सी दैट x1 and x3 are symmetrical to x is equal to lx by 2, are symmetrical to x is equal to lx by 2, whereas x2 is antisymmetrical to x is equal to lx by 2, x is equal to lx by 2। मतलब क्या कि x1 और x3 आपका सिमेट्रिकल है किसके अबाउट पे, x is equal to lx by 2 पे, है ना। और जो x2 है वो बेटा क्या है आपका, एंटी सिमेट्रिकल है इसी पॉइंट के अबाउट। बात समझ आ रहा है, देख रहे एंटी सिमेट्रिकल है ये, है ना। बात समझ आ रहा है। चलिए तो इसी के साथ ये टॉपिक बेटा क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। ठीक है, देखिए लंबा टॉपिक था, एक टॉपिक में 2 दिन लगता है, एक बड़े प्रॉब्लम में 2 दिन लगेगा, है ना। ये इसका रेशियो होता है कि एक बड़ा प्रॉब्लम 2 दिन में लगता है, कभी कभी 3 दिन में लग जाता है। जब मेरा पढ़ाने का मूड नहीं करे, बताने का मूड करेगा तब 2 दिन से 3 दिन लग जाता है, पर एक दिन मतलब एक दिन में तो नहीं हो पाता यार, एक दिन में नहीं हो पाता, 2 दिन कम से कम लगना है इसको। ठीक है, चल चलिए